आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फिजिक्स का 12th में पूरा यूनिट है। इसमें बेटा एनसीईआरटी के दो चैप्टर हमारे कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। बेटा बिफोर आई स्टार्ट दी चैप्टर मैंने आपसे कुछ जनरल सी थोड़ी सी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई तुम लोग 11th से 12th में आ गए हो, बहुत बहुत बधाई तुम सबको। 11 बजे कई बच्चों की बहुत अच्छी जाती है, कई बच्चों की उतनी अच्छी नहीं जाती और कई की बहुत अच्छी चली जाती है। तुझे मेरा मेन कहने का पर्पस क्या है कि आपने 11th में जो भी कुछ करा है दैट्स हिस्ट्री नाउ, उससे आपको 12th में बच्चों बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या ऐसा है 11th की फिजिक्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आप नीट दोगे जी दोगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी वजह से आपको 12th में सफर ना करना पड़े। कि मतलब कई बच्चों में मन में रहता है कि भाई हमने 11th तो ढंग से पढ़ी नहीं, अब 12th समझने में दिक्कत होगी। तो जो ऐसा ना बहुत हद तक नहीं है। उसका रीजन बच्चे क्या है, 11th के ना काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनका ना 12th से कोई खास लिंक नहीं है। पर वही बात है, बीच में ना थोड़ी थोड़ी 11th की फिजिक्स आपको काम आती रहेगी। तो जो मैं जो मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं क्या करूंगा, जहां जहां आपका 11th का पोर्शन रिलेट होगा वो मैं सारा पोर्शन आपको ना बहुत तसल्ली से समझाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो अपने दिमाग से यही निकाल दो यार 11th बर्बाद हो गई थी तो मैं 12th में बड़ी दिक्कत आ रही। ऐसा मुझे कुछ नहीं है। अगर आपको 11th में अगर आप कोई चैप्टर फिर से रिवाइज करना चाहते हो, एक वेक्टर्स रिवाइज कर लेना, तो आपको 12th की फिजिक्स में ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी बच्चे अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे यू विल सी कि जितना भी 11th का पोर्शन 12th में काम आता है मुझे मैंने सारा साथ साथ तुम्हें कवर करवाता हो चलो, तो तुम्हें उसकी वजह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं। दूसरा बच्चों जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो ये है कि आप इन वीडियोस को ना किसी फिल्म की तरह मत देखो कि हाँ भाई कोई बोलने जा रहा है, पढ़ा रहा है, मजे से ऐसे बैठ के देख रहे हैं। मुझे अगर आप ऐसे करोगे ना भाई तुम्हें कोई ना खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो तो उन्हें आप ऐसे मान के चलो कि आप क्लास में बैठो, मतलब थोड़ी सिंसियरिटी से। इसके बच्चे अपने हमेशा कॉपी लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। बच्चे मैं हर लेक्चर के बीच बीच में आपको टाइम दूंगा ताकि आप ब्लैक बोर्ड पे सारा कॉपी कर सको। अदरवाइज तुम लोग देखो स्मार्ट तो हो ही, स्क्रीनशॉट लेकर आप सारा का सारा कॉपी कर सकते हो। दूसरी बात तो ये होगी। तीसरा बच्चे मैं बहुत स्लो जाऊंगा, बिल्कुल धीमे धीमे जाऊंगा, गाने वाला नहीं, नॉर्मल धीमे धीमे आराम आराम से, ताकि आप ना हर बात को अच्छे से समझ सको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इन सब बातों को जो थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करें विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझो बच्चों क्या होता है। सबसे पहले बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोवर्ड जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रोवर्ड डिनोट करता है चार्ज। इलेक्ट्रोवर्ड डिनोट करता है चार्ज। जैसे भाई केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, उसी तरीके से जो 11th में था स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। बहुत आसान सी बात है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। तो नाम से ही क्लियर है, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में क्या है, एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर। सिंपल सा है, आप एक बार लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता रहा हूं बच्चों, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स की ना सबसे बढ़िया बात है, फिजिक्स में कुछ रट्टा नहीं मारना। आप एक बार चीजों को समझ के करोगे तो आपको बड़े आराम से चीजें याद होंगी। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसे बोलते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बात करते हैं भाई, फिजिक्स की ब्रांच होगी इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। देखो जो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ये हो गया। उसके जो आपको पता है दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है बच्चों पॉजिटिव, एक होता है बच्चों नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज होते हैं भाई, एक होता है बच्चों पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव।
अब मान लो बच्चों मेरे पास कोई बॉडी है और मुझे उसे चार्ज करना है। जैसे मान लो बच्चों मैंने मार्कर ले लिया और मुझे कोई कहे भाई इसे चार्ज करके दिखा। तो जो बॉडी को चार्ज करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। दीज आर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 तरीके होते हैं बच्चों। पहला होता है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, इसे बच्चों बाय रबिंग भी बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों इंडक्शन। इंडक्शन। तीसरा होता है बच्चों कंडक्शन। 3 तरीके होते हैं भाई चार्जिंग के। ये यहां से आ गया। 3 तरीके होते हैं जो चार्जिंग के। पहला होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बच्चों बाय इंडक्शन और तीसरा होता है बच्चों बाय कंडक्शन। बेटा ये दोनों मेथड आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे बेटा, इस मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाय फ्रिक्शन। देखो भाई बॉडी हमें पता है बच्चों 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं उसके बच्चों क्या क्या तरीके होते हैं। तो जो उसके 3 तरीके होते हैं, एक होता है बच्चों इंडक्शन, एक होता है बच्चों कंडक्शन और तीसरा होता है बच्चों फ्रिक्शन। तो अब एक बार यहां तक कॉपी करो एक बार अच्छे से, फिर हम क्या करेंगे इससे आगे। तो जो जैसे भी मैंने आपको बताया था चार्जिंग के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बच्चों इंडक्शन, एक होता है बच्चों कंडक्शन और एक होता है बच्चों हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम सबसे पहले बच्चों जो मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो समझो बच्चों क्या होता है। बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो जो हमने कोई 2 बॉडी ले ली। जैसे मान लो हमने बच्चों एक ग्लास की रॉड ले ली और एक सिल्क का कपड़ा ले लिया। अब आप क्या करो बच्चों, जो ग्लास की रॉड होते हैं जैसे लैब में तुम्हारी कैपिलरी ट्यूब होते हैं, उसे सिल्क के कपड़े से रब करो। मुझे यू विल फाइंड की एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नेचर में अलग अलग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बच्चों अगर आप आपस में रब करोगे आप देखोगे एक पे चार्ज आता है पॉजिटिव और एक पे चार्ज आता है जो नेगेटिव। ठीक है भाई। तो जो अब हमें डिस्कस करना है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। समझो जो आराम से, बहुत इजी है। तो मान लो जो हमारे पास 2 रैंडम बॉडी है ए और बी। जैसे ग्लास की रॉड हो सकती है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है और इसी तरीके से ये भी हो सकता है। जो अभी मैंने आपको बताया था हर बॉडी का मुझे अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं जो वर्क फंक्शन। तो मान लो कि मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। इसका वर्क फंक्शन है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल। इसका मतलब बच्चों देखो क्या, इसका मतलब जो अगर मुझे ए में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मुझे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके मुकाबले बच्चों अगर मुझे बी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मुझे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो चाहिए बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो। अब आप जरा सोचकर बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है और किस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। तो जो बड़ा सिंपल सा आंसर है जिसमें भाई आपको कम एनर्जी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। ठीक है। अब ध्यान दो हमने क्या करा। जो मैंने 2 बॉडी ली, एक ली ए, एक जो मैंने ली बी। दोनों को जो मैंने क्या करा ऐसे करके रब करना शुरू करा। ठीक है। मुझे जब आप 2 बॉडीज को रब करते हो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी सप्लाई करती है। सुन ध्यान से, जब आप 2 बॉडीज को बच्चों रब करोगे दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी सप्लाई करती है। कई बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्या बोलने जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो जो मैं थोड़ी सिंपल भाषा में आता हूं, तुमने देखा होगा सर्दियों में कई लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों करते हैं? इसे करने से आपने नोटिस करा होगा आपकी ना बॉडी में ऐसी गर्माहट सी आती। क्यों आती है भाई? उसका जो रीजन क्या है समझो। जो जैसे जब मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूं, ठीक है,
दोनों हाथों में जब मैं रब करता हूं दोनों हाथों के बीच फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हमारी बॉडी एनर्जी सप्लाई करती है, वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और आपके हाथों में जो ऐसी गर्माहट से आ जाते हैं। बेसिकली देखो बाहर से तो एनर्जी आ ही नहीं सकती, एनर्जी जो हमारी बॉडी सप्लाई कर रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे आप भागते दौड़ते हो तो आप थक जाते हो, क्योंकि हमारा जो फूड बर्न होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है। वो खैर छोड़ो, हम अलग चले गए, थोड़ा हम काम की बात करते हैं। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जब मैं अपने ऐसे दोनों हाथों को रब कर रहा हूं, ठीक है, दोनों हाथों में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, एनर्जी सप्लाई करती है। तो हुआ क्या बच्चों, हमारी बॉडी ने एनर्जी सप्लाई करी। अब देखो भाई कम एनर्जी कैसे चाहिए, कम एनर्जी चाहिए बच्चों ए को, ठीक है। जैसे ही ए को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। समझो बच्चों जरा हुआ क्या बच्चों, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन कम है, इसे कम एनर्जी चाहिए। जैसे ही बच्चों इसे सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, चार्ज आ गया बच्चों पॉजिटिव, ठीक। अब क्या बच्चों, क्योंकि ए और बी क्लोज कांटेक्ट में, जिन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ए लूज करेगा उन्हें बी करेगा भाई गेन। बी क्या करेगा बच्चों, गेन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो जो बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, ध्यान दो। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, चार्ज कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। अब एक बार थोड़ा सा लिख लो, व्हेन वी रब टू बॉडीज ए एंड बी, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लिखो व्हेन वी रब टू बॉडीज ए एंड बी। उसके बाद बच्चों उदाहरण लेने में टाइम दूंगा तुम्हें, लिखो व्हेन वी रब टू बॉडीज ए एंड बी we provide energy। when we rub two bodies A and B, ठीक है बच्चों, we provide energy to overcome friction between them। लिखो when we rub A with B, we provide energy to overcome friction between them, ठीक। फिर लिखो since A has lower work function, since A has lower work function, it will lose electrons and acquire positive charge, ठीक है। Whereas B has higher work function, it will gain electrons and acquire negative charge। देखो A has lower work function, it will lose electrons and acquire positive charge। B has higher work function, so it will gain electrons and acquire negative charge। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है भाई वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, चार्ज आता है पॉजिटिव। जिसका वर्क फंक्शन बच्चों ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो जब आप यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, विच इज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है भाई, कोई जल्दी मत लो, टेंशन में मत पड़ो, आराम से समझते हुए करो, ठीक। तो जो हमें चार्ज की तीन प्रॉपर्टी करनी है, एक है बच्चों कंजर्वेशन, एक होता है क्वांटाइजेशन और तीसरा होता है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जो तीन प्रॉपर्टी हम करेंगे, ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज की, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। दूसरी बच्चों जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी जो उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी है बच्चों, एक होता है कंजर्वेशन, एक होता है बच्चों क्वांटाइजेशन और तीसरा होता है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। तो भाई एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो जो मैंने इसे एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आप एक बार इसका डेफिनेशन लिख लो ताकि आप अच्छे से समझ सको। एक बार आप डेफिनेशन लिखो जरा, लिखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिखो
इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो कीवर्ड है मैं इसका मतलब समझाऊंगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज अ कीवर्ड। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये जो हमारा दूसरा कीवर्ड है, अलजेब्रिक सम। लिखो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। आप कंजर्व लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, या आप स्लैश डाल के लिख सकते हो कांस्टेंट। लिख लो एक बार जरा फटाफट ना। अब हम आते हैं बच्चों दो कीवर्ड से। पहला बच्चों हमारा कीवर्ड है अलजेब्रिक सम। सोचो हमने क्यों देखा। बच्चों आपको पता होना चाहिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। बेटा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मान लो हम चार्ज बोलते हैं 1 कूलम, हम कभी टुवर्ड्स साउथ या टुवर्ड्स नॉर्थ तो नहीं बोलते। तो क्योंकि बच्चों चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, हमने बेटा वर्ड यूज करा अलजेब्रिक सम। बच्चे अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होती तो जो वर्ड यूज करते वो होता वेक्टर सम। देखो सिंपल सा है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है बच्चों हमने वर्ड यूज करा अलजेब्रिक सम। अगर चार्ज होता बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, हम वर्ड क्या यूज करते वेक्टर सम। ठीक है। दूसरा है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बच्चों मतलब क्या होता है? बच्चों नाम से क्लियर है, आइसोलेट का मतलब अलग कर देना। तो जो समझो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है, जैसे मान लो ये सिस्टम है, इसमें बच्चों दो बॉडी है, ए और बी। ठीक है। बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है अगर हमारे सिस्टम में दो बॉडी हैं तो भाई दो ही बॉडी रहेंगी, ना तो बच्चों इनमें से कोई बाहर जाएगा और ना बच्चों कोई तीसरी बॉडी अंदर को आएगी। पहले क्या होता था, आइसोलेटेड सिस्टम ना बच्चों को समझ में नहीं आ पाता था। पर बच्चों तुम्हें पता है जब से कोरोना का चक्कर पड़ा है सबको पता है भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो जो तुम्हारे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। अब क्या है, तुम चारों के चारों घर पे ही रह रहे हो, ना तो तुम चारों में से कोई बाहर जा रहे हैं, ना बच्चों कोई पांचवा आदमी अंदर आ रहा है। तो आपका जो घर है ना भाई, वो एक किस्म से बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम है, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, तो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड। तो दो कीवर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में जरूर लिखने हैं। पहला वर्ड बच्चों आपको लिखना है अलजेब्रिक सम और दूसरा वर्ड बच्चों आपको लिखना है आइसोलेटेड सिस्टम। अब बच्चों मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं कि कंजर्वेशन होता कैसे। ध्यान देना जरा। तो बेटा आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा उसके बाद आप डेफिनेशन को फिर से ध्यान से पढ़ना। तो मान लो बच्चों हमारे पास दो बॉडी है, ए और बी। ये हो गया बच्चों ए, ये हो गया बच्चों बी। वही मान लो बच्चों जैसे ग्लास की रॉड है और एक सिल्क का कपड़ा है। शुरू में क्या बच्चों, ग्लास की रॉड अलग से रखिए, इस पे चार्ज है 0। सिल्क का कपड़ा भी अलग से रखा है, इस पे चार्ज है 0। पहली बॉडी पे बच्चों चार्ज है 0, दूसरी बॉडी पे चार्ज है 0, तो सिस्टम का इनिशियल चार्ज हो गया बच्चों 0। तो नोटिस करो पहले सिस्टम का इनिशियल चार्ज क्या था, 0। अब मैंने क्या करा बच्चों, इन्हें रब करना शुरू करा, तो भाई दोनों का अपना अपना वर्क फंक्शन होगा। मान लो बच्चों ए का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। मान लो, ये बच्चों एग्जांपल आप कॉपी में उतार भी लेना। मान लो बच्चों ए का वर्क फंक्शन बी से ज्यादा है। अब समझो बच्चों, क्योंकि बी का वर्क फंक्शन कम है, ध्यान दो भाई, क्योंकि बच्चों बी का वर्क फंक्शन कम है, इसे कम एनर्जी चाहिए। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ही इसे एनर्जी मिली ये क्या करेगा, ये करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को लूज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मान लो बच्चों इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, इस पे चार्ज आ गया +10 आ गया। जिन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों बी लूज कर रहे हैं उन्हें गेन कौन करेगा, ए। क्योंकि बच्चों ए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो बी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, चार्ज आया बच्चों पॉजिटिव।
ए ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा, चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब क्या बच्चों, अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इसने 10 को गेन करा, -10e + 10e, फिर से क्या हो गया बच्चों, 0। तो जो बहुत इजीली देख सकते हो, सिस्टम का इनिशियल चार्ज क्या था, 0, और सिस्टम का फाइनल चार्ज भी क्या है, 0। कहने का मतलब है सिस्टम का जो हमारा चार्ज है वो रहा कंजर्व्ड या फिर क्या रहा, कांस्टेंट। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्या थे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस का अलजेब्रिक सम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। तो अब यहां भी देख सकते हो, रबिंग से पहले चार्ज क्या था बच्चों, 0, और रबिंग के बाद भी चार्ज क्या है, 0। तो अब यहां तक उतारो, फिर हम जरा अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लो आप जरा ऐसे। तो हमारा नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। यानी जो हमने क्या लिखा है, क्वांटाइजेशन। तो जो मैं ना सबसे पहले थोड़ा सा ना आपसे जनरल मीनिंग डिस्कस कर रहा हूं कि भाई क्वांटाइज क्या होता है और नॉन क्वांटाइज क्या होता है। तो जो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बाकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्वांटाइज। ध्यान से सुनना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो फिक्स मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो मैं एग्जांपल समझाऊंगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो एग्जिस्ट करती है फिक्स्ड मल्टीपल्स में, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड मल्टीपल्स में, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्यों, क्वांटाइज्ड है। तो जो मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे मान लो बच्चों, सपोज आप केले लेते हो, तो भाई एक केला हो सकता है, 2 केले हो सकते हैं, एक और 2 केलों के बीच में 1.5 केला भी हो सकता है। आप केले को आधा तोड़ दो, 1 और 1/4 सवा केला भी हो सकता है। आप केले को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, आप केले को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 + 1/3 केला भी हो सकता है। तो जब केला क्वांटाइज नहीं है, क्यों, 1 केला हो सकता है, 2 केला हो सकता है, सवा केला, 1.5 केला, 1.25 केला, 2.25 केला, 3.5 केला, कुछ भी हो सकता है। तो केला क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज क्या है फिर, क्वांटाइज का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जैसे मान लो भाई तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में थे 30 बच्चे, एक बच्चे नए एडमिशन कितने हो गए, 31, एक छोड़ के चला गया हो गए 29। क्या कभी 29.5 बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। या तो बच्चों बच्चे होंगे 30 या होंगे 31, इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आ सकता। जैसे आप कहोगे तो 1.25 स्टूडेंट है, तो भाई 1.25 स्टूडेंट तो नहीं होता। तो जो सिंपल सा मतलब है, जो क्वांटिटी फिक्स मल्टीपल्स में होगी वो होगी बच्चों क्वांटाइज्ड, जो क्वांटिटी फिक्स मल्टीपल्स में नहीं होगी वो क्वांटाइज नहीं होगी। तो जब हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड। तो अब समझो वाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ध्यान देने बेटा होता है क्या है, किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आता है, चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अब होता है क्या है बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा ना, पूरे इलेक्ट्रॉन का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी ना आधा इलेक्ट्रॉन या पौना इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो जो भी हमने कहा था, हमने 2 बॉडीज को रब करा, उनमें चार्ज का ट्रांसफर। मान लो किसी बॉडी ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बच्चों ये चार्ज आएगा, चेक करो। उसके मुकाबले में जो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, चार्ज हो जाएगा ये होगा। उसने जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस होता है तो सीधा सा है, चार्ज किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो जो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, चार्ज आएगा ये, चेक करो भाई। इसे जो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, चार्ज आएगा ये। बच्चे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेटा +-e, ये है बच्चों +-2e, और ये है बेटा +-3। कहने का मतलब देखो बेटा, जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 1 था,
2 था, 3 था, 4 था, बीच में कुछ नहीं था। उसी तरीके से बच्चों नोटिस करो जो बॉडी का चार्ज है वो क्या होगा बच्चों, होगा प्लस माइनस ई। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस नहीं आता था, यहाँ पे आता है क्योंकि चार्ज 2 टाइप का होता है। तो चार्ज होगा बेटा प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, ऐसे 4 5 भी हो सकता है। तो बेटा ध्यान दो, इसी की हेल्प से हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनता है ये, Q होता है प्लस माइनस एन। आप किसी बुक में देखोगे सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता है, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखता है, बच्चों को पढ़ लेना पड़ता कुछ। तो जो मैंने आपको वही मतलब समझाने की कोशिश करी है कि क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बना कैसे। तो जो बहुत आसान है, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, चार्ज आएगा बच्चों प्लस माइनस ई, 2 का होगा बच्चों आएगा प्लस माइनस 2e, 3 का होगा तो बच्चों हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3। आसान सी बात है। तो देखो बेटा उससे हमारा फॉर्मूला बना Q होता है प्लस माइनस एन ई। इसमें बेटा N होगा 1 2 3 और E होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इतना। अब इसमें बेटा कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो गया, मुझसे डाउट पूछते हैं। कई बुक्स में क्या कर रखा है, यहां प्लस माइनस हटा रखा है और यहां पे प्लस माइनस लिख रखा है। तो भाई वो एक ही बात है, चार्ज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो कंफ्यूज मत हो ना बेटा। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। आप क्या कर सकते हो, यहां से प्लस माइनस हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो चेक करो यहां तक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम आते हैं बेटा इसका डेफिनेशन पे। तो जब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, ध्यान रखना बेटे। ध्यान की बात यह है, फिजिक्स में ना ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी तुम्हें स्टेटमेंट का रट्टा नहीं मारना बेटा। जो 99% हमारे लॉज हैं वो आप फॉर्मूले से याद कर सकते हो। तो जो मैं आपको ये बताऊंगा किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से स्टेटमेंट कैसे बनानी है। अगर आप एक बार ट्रिक सीख लोगे तो आपको ना फिजिक्स में स्टेटमेंट याद रखने में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखो बेटा क्वांटाइजेशन का स्टेटमेंट आप किस तरीके से याद रख सकते हो। तो ध्यान बेटा पहले मैं हिंदी में समझाता हूं, फिर हम उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट है, किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्यों? 1 2 3 को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स। तो नोटिस करो, किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीपल लिखना चाह रहे हो ना, n into e समझ लो। तो ध्यान बेटा, किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। स्टेटमेंट लिखो जरा। स्टेटमेंट है, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, लिखो बेटा, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। लिखो, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज, लिखो बेटा, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन। तो अब जरा ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है। तो जो इस पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, लिखो जरा, इज अ चार्ज ऑफ 2.4 into 10 की पावर -17 कूलम पॉसिबल। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो जो कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे देख के सोचते हैं चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये चार्ज पॉसिबल है। क्वेश्चन किस तरीके से करना है मैं समझा रहा हूं, सुन लो। क्या कभी भी मान लो जो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो जो उसका एक बड़ा फिक्स स्टैंडर्ड मेथड है, देखो हम कैसे करेंगे। हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, Q होता है प्लस माइनस एन, ये हमने फॉर्मूला लगा दे। अब आप क्या करोगे बच्चों, Q की वैल्यू पुट करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान तो मैं करके दिखा रहा हूं। तो Q की आप यहां से वैल्यू पुट करोगे, Q है 2.4 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। एन हमें कैलकुलेट करने,
ई है बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आ गया बच्चों। अगर आप इसे सॉल्व करते हो एन आता है 150। एन का मतलब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 150 तो हो सकते हैं, तो जो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। सिंपल सा बच्चों इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4 ऐसे आता है तो चार्ज पॉसिबल है। पर जो अगर आपका जो आंसर है डेसिमल्स में आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे 1.5 आता या मान लो 2.25 आता और साथ में कोई पावर ना होती तो बेटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता। सिंपल सा है, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल नंबर आता है तो बेटा चार्ज पॉसिबल है, पर अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेसिमल में आ गया 1.5 आ गया 2.5 आ गया तो भाई चार्ज पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। उतार लो जरा सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है अपना, ये सॉल्यूशन है, उतार लो फटाफट से। तो हमारी जो चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी, आपको एक बारे में समझ में आ जाएगी। तो हमें पता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सारे चार्जेस को ऐड करेंगे। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है रैंडम, इस पे मान लो जो 3 चार्ज हैं, एक है मान लो +6Q, एक है मान लो +4Q और एक है बच्चों मान लो -2Q। अगर हमें इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि चार्ज स्केलर है सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम करोगे, 6Q +4Q -2Q। आंसर बच्चों सीधा सीधा आ गया 8Q। ठीक है, इसे बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब एक बार लिखना चाहो तो लिख लो एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी है, लिखो सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखो सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, ये देखो हमने नेट चार्ज निकाले। सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, लिखो since charge is a scalar quantity therefore net charge on a body is algebraic sum of individual charges। अगेन बेटा हमारा वर्ड है algebraic sum, क्यों, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, एक बार आप उतार लो जरा। तो बेटा आज की जो क्लास थी उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का टॉपिक कवर करा है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो मुझे इस लेक्चर को फिर से रिवाइज कर सकते हो, ताकि अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला बेटा जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें कूलम्स लॉ को कवर करेंगे। तो तब तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहो और आपको वीडियोस को आप रेगुलरली देखो, आपको बेटा फिजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आने भी स्टार्ट हो जाएगी। That's it today from my side. Thank you. Bye. Take care. Bye bye.